सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो अपन अध्ययन कर रहे थे एमसीक्यू के बारे में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में, और मल्टीपल चॉइस भी अपने 5वें पार्ट के थे जैव प्रक्रम के। और अपन आज 3100% लेकर आए हैं और इसके 3 पार्ट तो अपन कर चुके हैं, चौथा पार्ट आज लेकर आए हैं। तो प्रश्नों की ओर आगे बढ़ने से पहले अपन शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोटेशन से। तो डॉक्टर कलाम साहब ने कहा है कि सपने वो नहीं होते हैं जो आप रात को सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको रात को सोने नहीं देते हैं, जो आपको रात को सोने नहीं देते हैं। चलिए, अपना पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन है भाई, हृदय जो अपना हार्ट होता है जिसे इंग्लिश में हार्ट कहते हैं, हार्ट में, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं? तो आपको पता है हमारे हृदय के अंदर ये हमारा हृदय माना कि हृदय के अंदर कितने कोष्ठ होते हैं? एक तो ऊपर होता है जिन्हें आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ऊपर आलिंद होता है। आलिंद तो आया ऊपर होता है, नाड़ा नीचे हुए, तो इसे कहते हैं नीले। और ये आलिंद 2 भागों में बंटा होता है और नीले भी 2 भागों में बंटा होता है। कुल मिला के अपने हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं, कितने कक्षक होते हैं? 4 कक्षक होते हैं। कितने होते हैं लाला? 4 कक्षक होते हैं हमारे हृदय के अंदर। इसे कहा जाता है बायां आलिंद। क्या कहते हैं? बायां आलिंद। इसे कहते हैं दायां आलिंद कहते हैं इसे। और ये होता है दायां नीले। ये दायां नीले हो जाएगा, ये हो जाएगा बायां नीले। तो अपना हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं भाई? 4 कोष्ठ होते हैं। देखो, ये हो जाएगा बायां नीले, ये बायां आलिंद हो जाएगा, दायां आलिंद हो गया और दायां नीले हो गया। तो हमारा हृदय 4 कोष्ठों के अंदर बंटा होता है। ये अपना हृदय के चित्र है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 3200%। रक्त का मुख्य कार्य क्या है? जो ब्लड होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है बताइए? जो रक्त है उसका मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना है, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करना है, जल को संग्रहित करना है, भोजन को पचाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करना। मुझे बताओ, जो रक्त होता है, रक्त के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? Fe धातु पाई जाती है A2+ आयनों के रूप में। और रक्त के अंदर आरबीसी जो कणिका होती है, आरबीसी कणिका के अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक होता है जिसे श्वसन वर्णक कहते हैं, और इसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। चलिए, अगला 3300%। मनुष्यों में रक्त का कौन सा घटक स्कंदन यानी रक्त का थक्का बनाता है? जो रक्त का थक्का बनाने वाला कौन सा है? आरबीसी। आपको पता है रक्त के अंदर 3 कणिकाएं पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी है ये द्विअवतलाकार होती है। देखो, ये लाल लाल दिख रही है, ये क्या है? आरबीसी है। कैसी है? आरबीसी है और द्विअवतलाकार, ठीक है। और ये दिख रही है, ये आपको, ये है डब्ल्यूबीसी। क्या है? डब्ल्यूबीसी है। और ये है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, और ये डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। और ये आपको दिख रही है, देखो इसके दागिनुमा संरचना निकली हुई है, इसे कहते हैं बिंबाणु। क्या कहते हैं? बिंबाणु या प्लेटलेट्स। यही है जो आपके रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेटलेट्स। चलिए, अगला प्रश्न अपने 34वां। मांसपेशियों में थकान किसके कारण होती है? मांसपेशियां होती है, उनके अंदर आपको पता है अनोक्सी श्वसन, जब अपन हार्ड वर्क करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और थकान पैदा हो जाती है। देखो, ग्लूकोज अणु है, ग्लूकोज अणु आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा किसमें टूटता है भाई? पायरुवेट अम्ल में टूटता है। और पायरुवेट अम्ल के कितने अणु बनते हैं? 2 अणु। और ये पायरुवेट अम्ल
मांसपेशियों के अंदर O2 की अनुपस्थिति में या कम मात्रा O2 की होगी तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा भाई? लैक्टिक अम्ल का निर्माण करेगा, जिसके कारण अपने दर्द होता है या थकान हो जाती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, कोशिका में ग्लूकोज का टूटना किस प्रक्रिया से होता है? कोशिका में ग्लूकोज का टूटना, जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज किसके अंदर टूटता है? पाइरुवेट अम्ल में टूटता है। किस में टूटता है भाई? पाइरुवेट अम्ल में। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लूकोज का टूटना किस प्रक्रिया से होता है? ग्लूकोज किसका टूटता है? ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? बताओ, क्या नाक है जो श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? क्या ग्रास नली श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? क्या श्वास नली, श्वसनिका? बताओ, इनमें से कौन है जो श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो आपको पता है क्या ग्रास नली नहीं, ये नहीं है, ये पाचन तंत्र का भाग है। किसका भाग है भाई? पाचन तंत्र का भाग है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, ये है श्वसन तंत्र पूरा। ठीक है, देख लेना आप। अगला, वायवीय श्वसन में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? जो वायवीय श्वसन है उसके अंदर ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? ऊर्जा है जो एटीपी की रूप में संचित रहती है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी फोस्फेट। और एटीपी को ही कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 38% फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उसके अंदर गैसों का आदान प्रदान है, वो किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है, सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है, या परासरण के द्वारा होता है, या अंतः प्रेक्षेपण के द्वारा होता है? देखिए बताइए। आपको पता है विसरण है जो गैसों के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? गैसों के अंदर होता है। जब यहाँ पर ये आपको दिख रही है कूपिका है, क्या है? कूपिका है। और ये आपको कैपिलरी दिख रही है, केशिका दिख रही है, रक्तवाहिनी। और इसके अंदर ब्लड है। क्या है भाई? ब्लड है, ब्लड चल रहा है। और जब यहाँ पर इस कूपिका के अंदर जब श्वास को अपन अंदर लेते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक, यानी ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा हो जाती है। और यहाँ पर ब्लड के अंदर जो अशुद्ध रक्त होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की सांद्रता क्या रहती है? कम। जब ऑक्सीजन की सांद्रता यहाँ पर अधिक है और यहाँ पर कम है तो विसरण के द्वारा गैस है जो अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन कर लेगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन कर लेगा। और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, रक्त के साथ कार्बन डाइऑक्साइड आई है, वो यहाँ इस कूपिकाओं के अंदर छोड़ दी जाएगी। और यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ, Hb के साथ ऑक्सीजन जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगी और संपूर्ण शरीर के अंदर आगे चली जाएगी। ठीक है, तो विसरण विधि के द्वारा, डिफ्यूजन विधि के द्वारा फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए आगे, अगला प्रश्न है वर्क का मुख्य, जो वर्क है, वर्क का मुख्य कार्य क्या है? वर्क आपको पता है ये उत्सर्जन तंत्र की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? उत्सर्जन तंत्र की इकाई होती है। उत्सर्जन तंत्र के अंदर पाया जाता है वर्क। एक जोड़ी होता है, एक तो बायां वर्क होता है, एक दायां वर्क होता है। ये है दायां वर्क, इसे क्या कहते हैं? दायां वर्क या किडनी कह सकते हो, दायां वर्क या किडनी। ये है बायां वर्क कहते हैं। दायां वर्क और बायां वर्क एक जोड़ी पाए जाते हैं जो सेब के बीज के आकार के होते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? क्या रक्त का निस्यंदन करना है, अर्थात रक्त का शुद्धिकरण करना है,
या भोजन का पचाना है, या ऑक्सीजन का परिवहन करना है, या प्रोटीन का निर्माण करना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा रक्त का निस्यंदन करना, रक्त को छानना। ठीक है, उनमें से जो नाइट्रोजनी पदार्थ है उनको बाहर निकालना। चलिए अपना आज का अंतिम प्रश्न है, मनुष्यों में उत्सर्जन का मुख्य अपशिष्ट उत्पाद क्या है? जो मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या है? क्या यूरिया है, क्या अमोनिया है, क्या नाइट्रोजन है, क्या ग्लूकोज है? जो मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या है? आपको पता है किडनियों के अंदर रक्त का क्या होता है? शुद्धिकरण। तो इनमें से बताना आपको कि भाई मुख्य अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है। तो यहाँ पर जो मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है वो होता है यूरिया, और यूरिया का जो सामान्य सूत्र है आपको पता है NH2CONH2, NH2CONH2। ठीक है, तो आज के ये थे अपने टॉप 10 क्वेश्चन। ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।